हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि आपको पता है बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा, पर आज की इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का फुल रिवीजन लेकर आया हूं जो आपके सारे डाउट्स और कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा और आपको बोर्ड्स एग्जाम में हाई मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर के डेफिनेशन की तरफ। क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं? क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो वैसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यह है मैग्नीशियम और यह है ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब कार्बन मीन्स कोयला या लकड़ी, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण को देखते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, श्वसन, भोजन का पाचन इत्यादि। एक पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट एवं उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट दोनों होते हैं। चलिए हम रिएक्टेंट को समझते हैं, मीन्स अभिकारक को समझते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक रासायनिक समीकरण में दो मेन पार्ट होते हैं, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक साइड वाले को हम बोलते हैं LHS और उत्पाद साइड वाले को हम बोलते हैं RHS। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था, सॉलिड के लिए हम S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि को सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है एक रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पाए जाते हैं, तो हम कुछ अभिकारक को लेंगे मीन्स रिएक्टेंट्स को लेंगे और उससे कैसे नए प्रोडक्ट्स मीन्स उत्पाद बनते हैं उसे सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ अभिकारकों के उदाहरण लिए हैं और हम यहाँ देखेंगे कि कैसे ये अभिकारक एक दूसरे से अभिक्रिया कर उत्पाद को बनाते हैं। देखिए यहां पर है आपका मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो किस चीज का निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO। उसके बाद जिंक जब H2SO4 से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस यहां से H2 आपका बाहर आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। फिर फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट टूट कर क्या बनाएगा आपको? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। उसी प्रकार कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड CuO। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? H2O। उस तरह से देखिए जब NaOH अभिक्रिया करती है HCl से तो क्या बनता है? NaCl। उसके बाद बनेगा H2O। उसी प्रकार जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश। दूसरे शब्दों में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद
प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ये रहा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण। इस समीकरण में परमाणु की संख्या LHS साइड और RHS साइड दोनों तरफ बराबर है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ की परमाणु की संख्या असंतुलित हो जाती है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट नहीं करती। अतः हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है रासायनिक समीकरण का, हमें इसे संतुलित करना है। तो चलिए हम सीखते हैं संतुलित करना। देखिए हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इधर एक मैग्नीशियम है, इधर एक मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। याद रखिएगा हम यहीं पे काम कर सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं और यहाँ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी छोटा सा लगा दे, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए तो ये मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। उसके बाद देखिए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया यहाँ पे। अब मैग्नीशियम देखिए 2 हो गया, पर यहाँ 1 है, तो हम यहाँ भी 2 लगा देंगे। 2 लग गया यहाँ पे, तो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गई। आगे देखिए क्या है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो हम इसमें इसके परमाणु की संख्या को काउंट करते हैं। देखिए यहाँ 1 जिंक है, यहाँ भी 1 जिंक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 1 सल्फर है, यहाँ पर भी 1 सल्फर, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन। तो ये समीकरण जो है पहले से ही संतुलित है, तो हमें इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए क्या है, जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें हम देखते हैं इसकी परमाणु की संख्या कैसी है। देखिए यहाँ पर 1 फेरस है, यहाँ पर 2 फेरस है। तो सबसे पहले हम फेरस को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, तो ये 2 फेरस और यहाँ 2 फेरस, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 सल्फर है, देखिए ये 2 जो है इसके लिए है, 2 सल्फर, यहाँ देखिए 1 सल्फर यहाँ 1 सल्फर यहाँ, तो ये सल्फर बैलेंस हो गया। उसके बाद देखिए 2 4 जा 8 ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और ये 3 यहाँ पे, तो 3 3 6 और ये 2 8। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है। आगे देखिए 1 कॉपर यहाँ है, 1 कॉपर यहाँ, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो ये देखिए ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो यहाँ देखिए 2 लगा देते हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन, पर ये कॉपर देखिए अनबैलेंस हो गया, तो ये कॉपर 2, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, ये कॉपर बैलेंस हो गया। आगे देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इधर देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इससे भी हमको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे पहले आप 2 लगा दीजिए, तो ये देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, पर हाइड्रोजन देखिए अनबैलेंस हो गया, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गया। आगे है देखिए NaOH जब HCl से रिएक्ट किया तो क्या बना, NaCl और H2O। तो हम इसे बैलेंस करते हैं। देखिए 1 सोडियम यहाँ पे है, 1 सोडियम यहाँ पे, तो सोडियम बैलेंस है। 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये भी बैलेंस है। उसके बाद 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, तो क्लोरीन भी बैलेंस है। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है पहले से ही बैलेंस है, तो इसे भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तो इसे हम बैलेंस करते हैं। देखिए 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन 2 और 3 ऑक्सीजन। तो ये भी जो समीकरण है पहले से ही बैलेंस है, तो इसे भी हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, मींस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। इसमें आपका जो पहला नंबर पे आता है वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया, मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर
एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। यह है कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट करवाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे नंबर पे आपका है वियोजन अभिक्रिया मींस डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन? देखिए जब एकल पदार्थ वियोजित होकर मींस टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये है आपका फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटती है। तीसरे नंबर पे आपका है विस्थापन अभिक्रिया मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देती है तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देती है और खुद उसके स्थान को ग्रहण कर लेती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये है आपका कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है। जब कॉपर सल्फेट को फेरस से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये क्या क्या में टूटेगा? ये फेरस सल्फेट बना लेगा और वहां से कॉपर को अलग कर देगा। फोर्थ नंबर पे आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तो ये जो सोडियम है क्लोरीन से अभिक्रिया कर NaCl बनाती है और ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट का निर्माण करती है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जब मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा मीन्स ऊष्मा। श्वसन भी आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। अगला टॉपिक है हमारा उपचयन अपचयन। पहले हम समझते हैं उपचयन किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है कॉपर से जुट रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला है आपका अपचयन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो तो ऐसी अभिक्रिया आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है जब कॉपर ऑक्साइड को H2 से अभिक्रिया कराई जाती है तो इधर आपका क्या बनता है? कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पर आपका कॉपर का अपचयन हो रहा है। अगला है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए जब कॉपर ऑक्साइड H2 से अभिक्रिया करती है तो कॉपर प्लस H2O में टूटती है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ हो रही है। इसमें पहला है आपका संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होती है? जब कोई धातु की पदार्थ अपने आसपास के नमी, जल या अम्ल के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित हो जाती है, अर्थात उनमें जंग लग जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इसमें आपका उदाहरण आता है जैसे कि लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर ग्रीन परत का चढ़ना, ये सभी आपका एग्जाम्पल है। इस चैप्टर का यह आखिरी टॉपिक है। क्या है? विकृत गंधिता। क्या होती है विकृत गंधिता? जब कोई खाद्य पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ या खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा रह जाता है तो वह उपचयित हो जाती है तथा इसके स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में या अपने घरों में
कि जब कोई तेलीय पदार्थ या छाना हुआ पदार्थ आप लंबे समय तक ऐसे छोड़ देते हैं तो वे रंग से और उसके गंध से बदल जाते हैं। तो इस समस्या के निवारण हेतु लोग क्या करते हैं, वे जो पदार्थ खाद्य सामग्री होते हैं उसे सूखे बर्तन या उसे पैक करके रखते हैं। जो आप चिप्स बाजार में खाते हैं वे चिप्स या लेस के जो पैकेट आते हैं उसमें से ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन को फीड कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।